मेंबर शफी सादी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुल्क व मिल्लत के कुछ अहम सवाल को लेकर हम इनसे सवाल करने जा रहे हैं। उम्मीद कि ये इत्मीनान बख्श सवाल का जवाब आज के इनकलाब को देंगे। सादी साहब, हमारा पहला सवाल है, मंगूर क्लैशेस के बाद आपने येडियुरप्पा से मुलाकात की, फिर उसके वेरी नेक्स्ट जो है आपको एज ए वक्फ बोर्ड का मेंबर नॉमिनेट किया गया। तो ये लोगों पे ये सवाल उठ रहा है कि सादी साहब ने इंटरनल कुछ बात की है, इस वजह से जो है इनको वक्फ बोर्ड का मेंबर अपॉइंट किया है। इसके बारे में क्या कहना है? ये तो गलत है, गलत फहमी भी है। 19 को हमें गोलीबार हुआ था, मंगलोर में गोलीबार हुआ था। उसके 2 दिन पहला बेंगलुरु एनआरसी का खिलाफ एक एहतजाज रखे थे पूरे ऑर्गेनाइजेशन मिला के। और बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर भास्कर राव ने एहतजाज को परमिशन नहीं दिया। एक दिन पहला वक्फ बोर्ड में एक उलमाओं का एक मीटिंग था। मेरा दोस्त इमरान मखसूस साहब मुझे बताया एनआरसी का खिलाफ एहतजाज करने परमिशन नहीं दे रहे, इसलिए हमें चीफ मिनिस्टर को मिलना है। हम मिलेंगे, हमें जाके मिलेंगे। एहतजाज हमारा हक है, डेमोक्रेसी में हमें प्रोटेस्ट करना हमारा हक है। वो पुलिस कैसे रोका सकते हैं? और ये इनको चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट मैं लूँगा। वो एक दिन पहला मैं चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से अपॉइंटमेंट लिया। मैंने उलमाओं के 12 उलमा लोगों का एक अपॉइंटमेंट फिक्स किया। 5:30 को फिक्स था कृष्णा में, चीफ मिनिस्टर के घर में। एहतजाज के लिए हमें परमिशन लिए थे। तब जब हमें कृष्णा में थे तब मंगलूर से खबर आ रही मंगलूर में गोलीबार होगा। आप ये मेरा अल्फाज बराबर से आप लिखना है। हमें कृष्णा में थे तब हम ना इंफॉर्मेशन आ रहे। तब हमें 2 ग्रुप बनाया मैंने। ये ग्रुप बेंगलुरु का उलमाओं का, एक मंगलूर का उलमाओं का। बेंगलुरु का उलमाओं का साथ में प्रोटेस्ट के लिए, एहतजाज के लिए परमिशन के लिए हमें गए और एक इत्मीनान और सुकून के साथ वज़ीर आला ने हमारा साथ गुफ्तगू की और हमारा साथ ये रिक्वेस्ट भी की। अभी तो 144 जारी है पूरा स्टेट में। 1-2 दिन मुझे दीजिए, 2 दिन के बाद आप एहतजाज को हमें परमिशन देंगे। भास्कर राव भी थे और कमल पंत भी थे। ये लॉ एंड ऑर्डर ADGP वो होगा। दूसरा एक टीम हमारा उल्लाल का सज्जाद नशीर काजी साहब, उनको सब मिला के ये गोलीबार के बारे में बात करें। तब उनको 2 ये उधर गोलीबार में 2 मर गए, उनको मालूम नहीं था तब तक, मुझे लग रहा है। तो वो पुलिस को सब बोला कि ಏನಾಗಿದೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಗೋಲಿಬಾರ್ 2 ಜೀವ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ? ಯಾರು ಕಾರಣ? ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿರಿ। ಕಮಲ್ ಪಂತ್ ಸಾಹಬ್ को बुला के बता रहे हैं सर, ಏನ್ರಿ ಯಾರು ಅದು? ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಗೋಲಿಬಾರ? ಯಾರಾದರೂ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನೆತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೋಗಿ मैं वज़ीर आला से मैं ದರ್ಖಾಸ್ತ್ किया ಸರ್, ನೀವೀಗ ನಾವು 4 ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಮೀಡಿಯಾದವರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗೋಲಿಬಾರ್ ನಡೆದಿದೆ, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಗೋಲಿಬಾರ್ ನಡೆದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ CA ಇಂದ ಇಡೀ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಗೋಲಿಬಾರು ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಾದರೆ ಇದು ಕೋಮುಗಲಭೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ रक्षण मातुಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಸಂತೈಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು। हमारा साथी निकल के आगे आप पूरे टीवी में देखिए, पूरा मीडिया के सामने उन्होंने जो बताया, बेंगलुरु और बंदीदार बेंगलुरु प्रोटेस्ट के लिए हमने परमिशन क्या पूछे थे, हमें परमिशन दिए। 2 दिन का बाद 144 है और ಮಂಗಳೂರು ಗೋಲಿಬಾರ್ ನಡೆದಿದ್ದು ಅದು ತುಂಬ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನ ವಿಷಾದನೀಯ, ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಪೊಲೀಸರ ಕಡೆಯಿಂದ। ಆ ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀನಿ, ಮುಸಲ್ಮಾನರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ, ಯಾರು ಯಾವುದೇ ವದಂತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿ, ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು करके बता रहे। उसके बाद पूरे मीडिया वाले मुझे बात करो करके, ज़्यादा मीडिया में मैं ही बात करने का, इसलिए पूरा मीडिया वाले बोला, मीडिया को मैं यही बात रखिए जो हमें उधर चीफ मिनिस्टर का ऑफिस में बात कर रहे थे, वही क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं उनको सामने रखा था।
वो क्या करे कुछ लोग, मेरा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था मैंने, उसमें एक आधा वॉइस करके ऐसा मोबाइल में रिकॉर्ड करके, मोबाइल में रिकॉर्ड करके, मैं तब वक्फ बोर्ड को, ये 19 को है, 19 तारीख को ये गोलीबार हो रहे हैं, हमें चीफ मिनिस्टर को मिल रहे इसका इस सिलसिले में 19 तारीख को मेरा वक्फ बोर्ड का ये नॉमिनेशन होता है 1 तारीख को, जनवरी 1 तारीख को वक्फ बोर्ड का नॉमिनेशन होता है। वो जब मेरा वक्फ बोर्ड का नॉमिनेशन हुआ तब ये वायरल कर रहे हैं हर एक जगह में, उसमें पूरा नहीं है। मैं मीडिया को बता रहा हूँ, मैं ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ಅಂಜಿಕೆ ಬೇಡ, ಭಯಪಡಬೇಡಿ, 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಏನು 144 ಇದೆ, 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಮಾದರು ನಿಮ್ಮಂತೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಆ ಹೇಳಿದ वो बोले ना, वो कट करके मौलाना शाफी साहब प्रोटेस्ट नहीं करना उनको करके वैसा आधा कट करके कुछ लोग सोशल मीडिया में सब भेजे। वो भेज रहे कब? 1 तारीख को, 19 तारीख को ये हुआ, मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था 19 तारीख को, 1 तारीख को ये हुआ। ये हर एक जगह में भी भेज के देखो, उन्होंने वैसा प्रोटेस्ट का खिलाफ बात करे थे, इसलिए उनको वक्फ बोर्ड में ये मिला करके है। कुछ लोग हमारे में रहते ना, वो मंगलोर का, कुछ बीजापुर का, कुछ बेंगलोर का, ज़्यादा कौन भी नहीं उसमें, एक 10 आदमियों का एक टीम, मंगलोर का एक 4, बीजापुर का 1-2, एक 4 बेंगलोर का, इन्होंने मिल के ये प्लान करे थे। ये प्लान का इसमें भी एक बहुत बड़ा एजेंडा है। मैं वक्फ बोर्ड 6 महीना पहले मेरा नाम आ गया था, वो तब मेरा नाम आ गया ना, कुछ उलमा लोग उसको ट्राई कर रहे थे, हर एक जगह में भी गए, जो मुझे अभी बीजेपी ये करके मेरा बीजेपी का शाल सब ये करके फोटो सब भेज रहे ना, वही लोग जाके येडियुरप्पा साहब से मिल गए थे और बीजेपी के पूरा लीडर्स के मिले थे। शाफी साहब को मत दियो, हम ना दियो, वो शाफी साहब का सिर्फ 10% है, ಶಾಫಿ लोग है, हमें ಹನ್ಫಿ लोग है, हम 90% है, ನಮಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮೆಂಬರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ करके बोल के बहुत आदमी गए थे। क्या भी उनका ये नहीं हुआ, अल्लाह का मदद से लास्ट टाइम भी मैं था, तब कौन भी नहीं बोले थे। 5 साल पहला 2011 में भी मैं मेंबर था, वो वक्त भी बीजेपी गवर्नमेंट था, तब मैं बीजेपी करके कौन भी नहीं बोले। अब भी इसमें बोलने में इसका पीछे कुछ लोग हैं, हिडन है, उनका हिडन के लिए सब गलत फहमी सब हर एक सोशल मीडिया में उन्होंने फैलाया। वक्फ बोर्ड के साथ साथ KMJ भी स्टेटमेंट है, KMJ NPR को लेकर क्या इशू उठाएगी, क्या स्टेप लेगी नेक्स्ट? उसका पहला ये है NPR NRC और CAA का, और उसके आने का, वो मौजू में आने का पहला ये वक्फ बोर्ड कुछ अखबार में मैं नहीं देखा, उर्दू अखबार में नहीं देखा, लेकिन कन्नड़ा एक अखबार में ऐसा आया था, मैं चेयरमैन के लिए मैं कंटेस्ट किया था मैंने, वो मौलाना ಶಾಫಿ ಸಾಹೇಬಿ बीजेपी ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ कंटेस्ट ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ करके पेपर में, वो भी एक ग्रुप का बहुत अच्छा प्लान था। वक्फ बोर्ड का हिस्ट्री में सबको मालूम है ना, सैफुल्लाह साहब को सब अच्छी तरह से जानते हैं, वक्फ बोर्ड का अंदर कांग्रेस बीजेपी जेडीएस का भी नहीं है, सबको मालूम है। 10 मेंबर्स आते हैं, उसमें एक सुन्नी आलिम होना है, सुन्नी आलिम में नहीं तो एक दूसरा आलिम आना है, उसमें येडियुरप्पा साहब को नहीं आ सकते, ईश्वरप्पा साहब को नहीं आ सकते, माड़ीपाड़ी साहब को नहीं आते, कुमारस्वामी साहब को नहीं आते, आ सकते, और सिद्धरामैया साहब को भी नहीं आ सकते, कांग्रेस के दूसरे लीडर्स को भी नहीं आ सकते, आलिम ही चाहना है, एक मुफ्ती साहब होना, मुफ्ती का सर्टिफिकेट होना, सुन्नी आलिम होना। बीजेपी में सुन्नी आलिम है क्या? कांग्रेस में है क्या? ये मौका लास्ट टाइम भी मिले थे, ये टाइम भी मिले, एक सुन्नी आलिम, एक आलिम को लेके उन्होंने बीजेपी में चले गए, NRC का खिलाफ ये नई बात करे करके ऐसा गलत फहमी, इसमें कुछ मैं बताया ना, कुछ लोग इसका पीछे है, वो लोग अच्छी तरह से उनका फितना पहनाए उतना ही, तो दूसरा क्या भी नहीं था। और मैं हमारा 4 मेंबर मेरा साथ है, 2 मेंबर ने मुझे बताया शाफी मौलाना आप अगर चेयरमैन बने तो हमें आपको सपोर्ट करेंगे, इसलिए मैं चेयरमैनशिप के लिए मैं कंटेस्ट किया, नॉमिनेशन भी दिया। लास्ट टाइम क्या दूसरा तरफ से चले गए, कैसा तो इसलिए मुझे 4 वोट मिले, यूसुफ साहब को 6 वोट मिले। वही था, आपको मालूम है ना इलेक्शन कैसा होता है, वो नो कांग्रेस में बीजेपी जेडीएस अब तक नहीं हुआ था, एक मौलाना कंटेस्ट करने में अब तक बीजेपी होता है, ये पॉलिटिकल गेम है,
ये पॉलिटिकल गेम हमारा साथ नहीं चलता। उन्होंने क्या सोच रहे बोला था, हमारा बीजेपी करके बोले तो सोशल मीडिया में सब ये पहला है तो हमारा काम से हमें हटके क्या सही में रहते। हमें ये में हमारा इंशाल्लाह कर्नाटक का मुसलमानों का हर एक उनका तालीमात का मैदान और सोशली इकोनॉमिकली पॉलिटिकली ये सियासी मैदान में हमारा मुसलमानों को कैसा लेके आगे लेके आना, उसमें हम अच्छी तरह का एक प्लान है, स्ट्रैटेजी है। वो स्ट्रैटेजी में हमें जा रहे हैं इंशाल्लाह। कर्नाटका मुस्लिम जमात भी वही काम कर रहे हैं। कर्नाटका का 80 लाख मुसलमानों का आपको मालूम है, साचार रिपोर्ट वैसा ये आपका मंडल रिपोर्ट्स सभी आ चुके हैं। साचार रिपोर्ट आके 2006 में मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट में आए थे। अब तक 2006 हो गया, अभी तो 14 साल हो रहे हैं। अब तक मुसलमानों का हालत कैसे आपको मालूम है। वो पार्लियामेंट में बात करने का ये एमपी भी कर्नाटक में मुसलमानों का नहीं है। 80 लाख का 3% का इधर 2-3 एमपी है, 10% का और 7% का सब इधर 4-5-10 का ऊपर एमपी से। हमारा मुसलमानों का बदनसीबी ये है, ये एमपी भी नहीं है, ये सिर्फ राज्यसभा में नासिर हुसैन है। हमारा विधानसभा का ये देखिए आप सिर्फ 7 एमएलए है हमारा। मैं बता रहा हूँ आपको, ये 70 साल से हमें अभी भी वो दलित और बैकवर्ड कम्युनिटी से हमें पीछे है। और ये देखिए आप इसमें तालीमात का ये देखो तो हमारा 61% है ये प्राइमरी एजुकेशन में, और हायर एजुकेशन में 11% है। दूसरा बैकग्राउंड कम्युनिटी है ना, उन्होंने सब 21% है हायर एजुकेशन में। अभी भी 11% है हमारा। आईएएस ऑफिसर्स में सिर्फ 14 ऑफिसर्स है आईएएस ऑफिसर्स। उन्होंने भी 30 डिस्ट्रिक्ट में भी एक डीसी नहीं है, मुसलमान डीसी नहीं है। 3-4 साल से ये हो रहे। सिद्धरामैया का सामने भी ये रखे थे हमें, और कुमार स्वामी का सामने भी रखे थे। कुमार स्वामी लास्ट हमारा डिमांड का ऊपर अकरम पाशा साहब को आसन में डीसी बनाए, लेकिन तो 3 महीने के अंदर उनको रिमूव भी किए। ये हालत है मुसलमानों का। ये सब उनको क्या करना, ये मुसलमानों को ऐसा ये ध्यान नहीं देना। मुसलमानों ऐसा वो बीजेपी बोले तो मौलाना शाफी सदी बीजेपी बोले तो फिर हमारा बात को भी नहीं सुनेंगे ना। ये प्लान है, ये प्लान हमारा साथ नहीं चलता। तो हमें इंशाअल्लाह ये बोल के तो शफी सादी साहब बीजेपी से एसोसिएट नहीं है। मेरे को हमारा मैं एक एसएसएफ का एक एक्टिव मेंबर, एक 16 साल से मैं एसएसएफ में था, सुन्नी स्टूडेंट्स फेडरेशन। उसका पहला ये है, कौन सा भी सियासी पार्टी का मेंबर अगर बने तो एसएसएफ का मेंबर नहीं बन सकते। वही ये हमारा मुस्लिम कर्नाटक मुस्लिम जमात का भी ये लीडर को, मतलब प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ऐसा बड़े एक ऑफिस बेयरर्स हुआ तो उन्होंने कौन सा भी पार्टी में ताल्लुक नहीं रख सकते। हमें कांग्रेस भी नहीं, जेडीएस भी नहीं, बीजेपी भी नहीं। आप ये बात भी आपको मैं याद करा दूँ। एक बार मैं सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर रहने के टाइम पूरा डेलीगेशन को लेके जाके जनगणति ये है ना सेंसस का, उसका ये जनगणति का आप ये बताए थे, तब पूरे बताए वो मौलाना कांग्रेस से करके बोले। सिद्धरामैया का साथ फोटो सब लगा के शाफी मौलाना कांग्रेस से करके। बाद में कुमार स्वामी का साथ जाने का टाइम पूरे बताए मैं जेडीएस से करके। अभी वो बोर्ड आने का टाइम बीजेपी करके बता रहे हैं। वो तो उनका काम है, उन्होंने करके जाते हैं इंशाल्लाह। उनका काम उन्होंने करते हैं, हमारा काम यही करते हैं। हमारा क्या भी कौन सा भी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। हमें कांग्रेस भी नहीं, जेडीएस भी नहीं, बीजेपी भी नहीं। एनपीआर को लेकर क्या काम करेंगे? ये एनआरसी और एनपीआर का एक 8 महीना पहला हमारा बेंगलुरु के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स और आईपीएस ऑफिसर्स दीगर दानिशवर ने इस सिलसिले में हमें गुफ्तगू किए थे। ये 8 महीना पहला, तब सीएए नहीं आया था, सीए कैप भी नहीं था, सीए भी नहीं था, और सीएए भी नहीं था। तब हमें इसका बारे में गुफ्तगू किए थे, 3 घंटे का चर्चा करे थे। तब हमारा दानिशवर लोग लास्ट क्या करेंगे, एनआरसी तो आएंगे, असम में आएंगे, इधर भी आएंगे, पूरा हिंदुस्तान में आएंगे, कैसा कर सकते। उसमें कुछ प्लान करे थे, वो मीडिया में सब बोलने का उतना ये नहीं है। हमें बहुत अच्छा प्लान करें, और हमारा ऑर्गेनाइजेशन मुझे ये काम दिए थे एनआरसी सीए में क्या करना करके। पूरे प्रोटेस्ट में सिर्फ प्रोटेस्ट में गए तो उन्होंने एनआरसी का फेवर है, नहीं तो खिलाफ है, अगर कोई सा नहीं था। काम तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में काम रहते हैं,
हमें हिकमत से काम करना है। हर एक इसमें भी जज्बा से क्या भी होने वाला का नहीं है। हमें हिकमत से हर एक इसको भी फैसला करना। हमें सिर्फ ऐसा प्रोटेस्ट किए वैसा करे करके एक मुश्किल को हल नहीं होता है। अपना परमानेंट हल होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में क्या करना है वो सब हमें कर चुके हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो मुझे काम दिए थे वो काम मैं किया अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी कर रहा हूँ। इस बार का जो बजट है माइनॉरिटीज़ के लिए सबसे बदतरीन बजट कहा जाता है। जो उर्दू अकाडमी के लिए फंड्स इशू किए हैं, माइनॉरिटी कमीशन के लिए इशू हुए हैं, बहुत अनएक्सपेक्टेबल जो ये है फंड्स वो रिलीज किए हैं। इसके बारे में KMJ की तरफ से कुछ रिप्रेजेंटेशन आपका जाएगा? ऑलरेडी आज शिवमोगा जिला KMJ का यह मीटिंग था, ये मेंबरशिप कैंपेन था, उसमें एक मेमोरेंडम रेडी कर चुके हैं। पहले शिवमोगा का जिला कमेटी वाले चीफ मिनिस्टर को मेमोरेंडम बजट का बारे में, वो बजट एक 800 करोड़ रुपए कम हो चुके हैं। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर से भी बात करेंगे। खुद कहाँ बात करना है बात कर सकते हैं, लेकिन तो असर पड़ना तो वो पार्टी वाले बात करना होगा। जो बीजेपी पार्टी में मुस्लिम लीडर्स हैं वो लीडर्स जाके वज़ीर आला से गुफ्तगू करना है, और उसके साथ साथ माइनॉरिटी अक़लियत मिनिस्टर को भी बात करके जो ये बेइंसाफ़ी हुआ है उसका इंसाफ करने का कोशिश करना है। येडियुरप्पा जी एक सेक्युलर फेस है, इसलिए जाके बात करें तो कुछ समझेंगे। पहले बार एक 6.5 करोड़ रुपए मुसलमानों को पहली बार बजट में माइनॉरिटी के लिए येडियुरप्पा ने दिए थे। इसलिए जाके समझाए तो अगर कैसा कृष्णा मेहता ने इसको 10,000 करोड़ रखे ना कल एक्स्ट्रा बजट में, वो भी कर सकते हैं। उसे एक वो बीजेपी लीडर जाके और मुस्लिम लीडर्स जाके बात करना है। हमारा डेलीगेशन भी इंशाल्लाह जा रहे हैं उस सिलसिले में। उलमाओं का एक डेलीगेशन भी कर्नाटक मुस्लिम लीग का जाके उनको ये समझाएंगे इंशाल्लाह। NRC के लिए आप नेक्स्ट क्या काम करेंगे? NRC तो नहीं आएंगे नेक्स्ट ऑलरेडी। अभी होम मिनिस्टर बोल रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर ये बताए NRC नहीं लागू करेंगे। लेकिन NPR को लागू करेंगे। NPR तो NPR में हमारा ऑब्जेक्शन क्या है, जो पहला NPR थे वही डॉक्यूमेंट्स इश्यू करने में क्या भी मना नहीं है, उसमें क्या भी हमारा ऑब्जेक्शन नहीं है। पर ऑब्जेक्शन ये है नया ये क्या डॉक्यूमेंट सब प्रेजेंट करना है, वो तो कुछ तकलीफ हो जाएगा। मुझे तो मालूम नहीं NPR का क्या है। कल मीडिया वाले अब तक हमारा NPR का ये क्या चेकलिस्ट नहीं आए, वो मौलाना बात कर रहे करके मीडिया बोलेंगे, लेकिन तो मैं नहीं देखा। लेकिन तो ज़रा जानकारी वाले ये बताए गए 27 क्वेश्चन से ज़रा टफ है, मुसलमान छोड़ो सबके लिए वो टफ हो जाएगा। इसलिए वो ये अभी भी 52% गरीबी हालत में हिंदुस्तान का, वो गरीबी हालत वाले को और अनपढ़ लोगों को अभी भी हमारा एजुकेशन स्टेटस क्या है आपको मालूम है, सिर्फ 48% है। अभी 52% अनपढ़ लोग हैं, उनको सब ये मालूम होने का बहुत तकलीफ हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट जो करना है लोगों को आसान करने का, ये तरीक़ा आसान करना है, उनको टफ करने का, तकलीफ करने का, ये सब गवर्नमेंट का ये नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट को भी हमें इंशाल्लाह NPR का बारे में भी वजाहत करना जरूरी है। स्टेट बोर्ड में वक्फ ट्रिब्यूनल जो है वो इनएक्टिव है, इसकी वजह से बहुत सारे केसेस जो पेंडिंग पड़े हैं। इसे एक्टिव करने के लिए क्या स्टेप लेंगे? वक्फ बोर्ड का सिर्फ ट्रिब्यूनल नहीं है, हर एक इनएक्टिव होने का बहुत बड़ा वजह आप लोग है। आप लोग मतलब मीडिया नहीं, पब्लिक है। पब्लिक अब तक इसका बारे में आवाज़ नहीं उठाते। अभी 70 साल वही चलेगा। वक्फ बोर्ड का अगर जायदाद सही तरह से इस्तेमाल हुआ, हमारा मुसलमानों का 50% प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाएगा। हमारा क्या है बोले तो पब्लिक को उसका बारे में ध्यान ही नहीं है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे। सिर्फ उनका कमेटी बनाना, मस्जिद का, दरगाह का, ईदगाह का कमेटी बनाने के लिए वक्फ बोर्ड को आते हैं। वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी ऐसा एनक्रोच हो चुके हैं, उसमें क्या भी कर सकते हैं उसके बारे में ध्यान ही नहीं है हमारा मुसलमानों को। पब्लिक उठना, आवाज़ करना, इंशाअल्लाह वो
नहीं, जो ट्रिब्यूनल में ऑफिसर्स होना चाहिए वो ऑफिसर्स इनएक्टिव है। बहुत सारे कमेटी का सिलेक्शन हुआ था, वो पेंडिंग हुए हैं, जो केसेस है वो पेंडिंग हुए हैं। तो इस पर कुछ एक्टिव वर्क नहीं हुआ। अभी फर्स्ट मीटिंग में भी जो है इस पर कुछ बात नहीं हुई। ये लास्ट टाइम हमारा एडमिनिस्ट्रेटर कुछ फैसला करे थे, अप्रूव करे थे, वो सब हमें रिजेक्ट किए लास्ट टाइम रिमूव करके। जो हमारा बोर्ड नहीं थे तब क्या क्या करे थे वो पूरा रिमूव करके नया ऑर्डर करने का हमें फैसला किए। ये दूसरी बात ये एनआरसी, एनपीआर और सीए के बारे में एक डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने का एक ये वो भी हमें उसका रिमूव करने का हमें ऑर्डर दिए। और दूसरी बात, अभी आप ट्रिब्यूनल के बारे में बात कर रहे हैं, ये सिर्फ ट्रिब्यूनल नहीं है। आप मीडिया से ये हमारा मुसलमानों का, हमारा कम्युनिटी को ये वजाहत करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है। हमारा हर एक जगह में भी एंक्रोच हो चुके हैं। दूसरा सब हमारा वक्फ का जायदाद गैर इस्तेमाल होने का वजह ये है, केस में हमें फेल होते हैं। हाई कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, नहीं तो सिविल कोर्ट हो गए, हर एक जगह में भी हमें हमारा केस फेल होता है। उसका वजह ये है हमारे पास अच्छा बेहतरीन वकील हो, एडवोकेट्स का प्रॉब्लम। एडवोकेट्स रहे तो भी उनका फीस ज़रा ज़्यादा है, इसलिए मैं क्या हमारा मुस्लिम ज़रा पैसे वाले ये करना है, वक्फ का जायदाद बचाने के लिए एंक्रोच हो चुके हैं ना, वो सब वापस लेने के लिए अच्छा एडवोकेट्स को रखना है। वो सिर्फ वक्फ बोर्ड से वो काम नहीं होता, पब्लिक मिल के उसका पैसा ज़रा वो पैसा वाले उसमें मदद करें तो एक 50% हमारा जायदाद तो वापस ले सकते हैं। अच्छा फीस देना है, अच्छा वकील को रखना है। उसके साथ साथ आप ट्रिब्यूनल, आपको मालूम है ये मीडिया का सामने नहीं बताना है, ट्रिब्यूनल क्यों हमारा बुजुर्गों ने बनाए करके आपको मालूम है, लेकिन तो आप बता रहे हैं, बहुत अफसोस का ये है क्या उधर भी हमारा फेल्यूर करके बोले तो फिर हर एक कोर्ट में भी हमें फेल्यूर होने का दूसरा क्या मिले। ये सब आपको मैं इतना बताना चाहता हूँ, पूरे पब्लिक अवेयर होना इसके बारे में। हमारा क्यों विंसर मैनर नहीं मिले, क्यों हमारा बड़े बड़े इधर, अभी देखो आप गुलबर्गा में बामनी सुल्तान लोग ये बनाए थे किला, वो किला डेमोलिशन का वार्ड हुआ हाई कोर्ट में 4 दिन पहला। उसमें 200-300 तक उधर बामनी सुल्तान का वो ज़माने से मुसलमानों उधर जी गए, वो सब डेमोलिशन करना करके आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में ये दिए थे। 1952 में ये नोटिफिकेशन हुआ था आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, आप उधर से खाली करना। और आदमी ऐसा रहे, 1998 में फिर ऐसा प्रॉब्लम हुआ, तब गवर्नमेंट को सामने ये बात सब रख के, जिम्मेदार लोग हैं ना, गुलबर्गा बोले तो एक टाइम में एमपी हमारा था, मुस्लिम लीग और नेशनल लीग में एमपी बन सकते थे, उतना मुसलमान है, उतना पॉलिटिशियन थे, पूरे सेक्युलर पार्टी का थे, क्यों अब तक क्या भी इसमें क्या भी कदम नहीं रखे। इसलिए अभी लोग ये कोर्ट का ये जजमेंट आ गए, डेमोलिशन करोगे। हमारा कुछ वकील लोग उस टाइम कुछ KMJ का तैयार करने वाले वकील लोग भी उस सिलसिले में कुछ काम कर रहे हैं। मंगलूर जो क्रैशेस हुए, वो क्रैशेस में जो अक्यूज पुलिस ऑफिसर है उनको इमीडिएट ट्रांसफर करने के लिए येडियुरप्पा ने आपके सामने कहा था। फिर उसके बाद 2-3 बार मीडिया में भी कहा, कर्नाटक हाई कोर्ट का भी ऑर्डर हुआ कि FIR लॉन्च करो, लेकिन अब तक इस बारे में कुछ काम नहीं हुआ। आपका KMJ है, सोशल जस्टिस के लिए भी आवाज़ उठा रहा है, तो इसके बारे में क्या हमें पहली बार जब हुआ वही दिन हमें जाके वही सेकंड में जाके चीफ मिनिस्टर से मिला। बाद चीफ मिनिस्टर का वजाहत भी आप सुन चुके हैं। बाद एक पॉलिटिकल एंगल में वो चले गए और वो लोग भी एक मंगलूर गए थे। पुलिस एक मिसगाइड करे, उधर का पुलिस कमिश्नर वो मिसगाइड करे, दूसरा तरफ से मीडिया भी मिसगाइड करे। 2 चैनल कर्नाटक का बहुत अच्छी तरह से कर्नाटक का पूरा कन्नडिगा को वो मिसगाइड करे।
वो उसमें अपना मालूम है, यकीन तो ये है 2 इनोसेंट मुसलमानों को मारा गया। वो पुलिस का गोलीबार थे, पुलिस का एक बहुत बड़ा गलत थे। उसमें कौन भी वो पुलिस को फेवर करने नहीं हो सकते। वो कोर्ट में इंशाल्लाह वो उसका फैसला आएगा। दिल्ली में अमान अल्लाह खान ने जो एनआरसी और एनपीआर में जो प्रोटेस्ट में जो शहीद हुए उनके लिए कॉम्पनसेशन अनाउंस किया है, और ओवर इंडिया से जो भी शहीद हुआ है, कर्नाटका वो कोर्ट से कुछ ऐसा कुछ करेंगे? वो कर्नाटका वो बोर्ड का एक कॉम्पनसेशन देने का, वो बोर्ड को अभी कॉम्पनसेशन होना है वैसा हालत में अभी भी। ये बजट में आप देख रहे हैं ना, बजट में बहुत कम ये बजट मिल गए। और उसके साथ साथ ये कर्नाटका वो बोर्ड में ये बहुत एप्लीकेशन से ज़्यादा आ रहे हैं, ये डायलिसिस का ऐसा सब, और बच्चे का स्कॉलरशिप का सब, वही करने का उधर पैसा नहीं है, बहुत कम पैसे में चला रहे हैं हमें वो बोर्ड। इसलिए वो कॉम्पनसेशन देने का ये गवर्नमेंट देना चाहिए, गवर्नमेंट का हक है वो तब हमारा हक है ना, हमारा हक हमको मिलना ही है, उसका आवाज़ करना जरूरी। कौन सा भी गवर्नमेंट रहेगा रहने दो, हमें हमारा हक पूछने में क्या भी गलत नहीं है, हमारा हक है, वो हक पूछना जरूरी है। और लास्ट मंगलोर में गोलीबार हुआ, ममता बनर्जी आके उधर कॉम्पनसेशन दिए, वैसा नहीं होना चाहिए। कर्नाटक गवर्नमेंट है, येडियुरप्पा जी इधर का गवर्नमेंट देना था, तो सब हमारा हक हमें पूछना जरूरी है। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया।